पड़ेगा ना, आगे फ्यूचर में जो भी प्रोफेशनल कोर्स करोगे ना वहाँ ज़रूरत पड़ेगा इसका। इसलिए इसको काम चलाओ, पढ़ाई मत करना प्लीज़। क्योंकि 11th में हम लोग फंडामेंटल्स पढ़े थे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़े थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े थे, उसी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का कैसे यूटिलाइजेशन होने वाला है वो 12 में है। और हम जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप लगना है कि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। स्पेशल माने क्या होता है? एक विशेष अनुबंध होता है, माने किसी पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए, पर्टिकुलर वर्क को कंटिन्यू करने के लिए हम लोग आपस में मिलते हैं। दिस इज़ नॉट ए कॉमन। इस क्या है? कॉमन क्या है? सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग है, लेकिन प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको ऐसा व्यापार नहीं कर सकते जो हमारे देश का संविधान परमिशन नहीं देता है। यानी आपको लीगल बिजनेस को कंटिन्यू करना है। कैसे? तो एटलीस्ट 2 पर्सन्स और मैक्सिमम कितना? 20। प्लीज़ इसको स्टॉप करो। अभी हम पढ़ाएंगे ना, किताब की कोई ज़रूरत नहीं। अभी देखो जो बताने जा रहे हैं किताब की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अभी केवल फंडामेंटल पर फोकस करना होता क्या है। हम लोग 12th 11th में पढ़े थे बीएसटी में पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है, उसके बारे में वहाँ बताया गया था कि पार्टनरशिप क्या है। एक स्पेशल रिलेशंस है, रिलेशन अमंग द पार्टनर इज कॉल्ड पार्टनरशिप। तो कैसा रिलेशन? म्यूचुअल रिलेशन। हम लोग पढ़ते नहीं सर ये मेरा फैमिली रिलेशन है, ये मेरा सोशल रिलेशन है। मैंने ब्लड रिलेशन को बोलते हैं फैमिली रिलेशन, सोशल मैंने सामाजिक रिलेशन होता है, एक पर्सनल रिलेशन होता है। यहाँ पर क्या है? एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन है टू परफॉर्म इन द बिजनेस। तो बिजनेस करने के लिए जब कम से कम 2 व्यक्ति और मैक्सिमम कितना 50% आपस में मिलता है, इसका एक कॉमन पर्पस क्या है? टू अर्न प्रॉफिट। टू अर्न प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट को निकाल दें तो उसको हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस नहीं बोल सकते। एज पर लॉ, कौन सा लॉ? पार्टनरशिप एक्ट। शिप एक्ट 1932 में रहने के लिए आपको कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए और मैक्सिमम कितना चाहिए? 50। उसके बाद जो भी वर्क करेंगे आप, चाहे वो ट्रेड का वर्क हो या सर्विस का हो, जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो पब्लिक को, बदले में आप कुछ न कुछ अर्न कर रहे हो, लेकिन मकसद क्या है उसका? टू जनरेट द प्रॉफिट। तो वो कहलाएगा पार्टनरशिप एक्ट के तहत पार्टनरशिप फॉर्म। तो पहले पार्टनरशिप होगा, उसके बाद पार्टनरशिप फॉर्म होगा, और सारा फीचर्स वही है। टू स्टार्ट ए पार्टनरशिप बिजनेस मस्ट बी रिक्वायर्ड एटलीस्ट 2 पर्सन्स। फिर एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के बारे में क्या बताया था जानता है? कि एग्रीमेंट 2 तरह का होता है। पार्टनर के बीच में जो समझौता हुआ, आपसी तालमेल हुआ है कि प्रॉफिट होगा तो हम लोग 60-40 बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे, या 80-20 बटेगा। आप मार्केटिंग का काम संभालना, ये कलेक्शन का काम करेगा, वो सेल्स का काम करेगा, एक प्रोडक्शन का काम करेगा। ये सारा भी एक एग्रीमेंट है जो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर आपस में डिसाइड करता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं? अब ये एग्रीमेंट 2 तरह का होता है, एक वर्बली भी हो सकता है और एक रिटर्न होता है। वर्बली का मतलब मौखिक हो गया, और रिटर्न का मतलब हुआ उसी मौखिक बातों को प्रॉपर वे में, राइट वे में लिखा गया, एक पेपर में लिखा गया, एक डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है, इसका नाम है पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं इसको? डीड। साधारण संलेख बोला जाता है। उसमें क्या होता है? पार्टनरों के बीच में जो भी समझौता हुआ है, समझौता है ना, जो समझौता कब होगा? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। हमने आपको प्रस्ताव दिया और आप बिना किसी प्रेशर का फ्री कंसेंट में उसको एक्सेप्ट कर लिए, इट्स कॉल्ड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब होता है जिस व्यक्ति को आप ऑफर कर रहे हो वो व्यक्ति आपके दबाव में नहीं, स्वेच्छा से उस ऑफर को, प्रस्ताव को क्या किया? स्वीकार किया। उसी को बोलते हैं एग्रीमेंट। तो यहाँ एग्रीमेंट जो होता है मिनिमम टू मैक्सिमम कितना? 50। और वो किस लिए होता है? व्यापार करने के लिए होता है, चाहे वो बिजनेस के रूप में हो, प्रोडक्शन के रूप में हो, सर्विस के रूप में हो, लेकिन मोर देन 1 पर्सन, मोर देन 1, और मैक्सिमम कितना? 50। और उसके बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन होता है, जिसको हम लोग म्यूचुअल रिलेशन बोलते हैं, उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो गया। लॉ कहीं नहीं बोलता है कि उसका आप रजिस्ट्रेशन कराइए, ये वॉलंटरी है, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि पार्टनरशिप फर्म को हमको रजिस्ट्रेशन कराना है या नहीं कराना है। इट इज़ कॉल्ड ऑप्शनल। ऑप्शनल माने वैकल्पिक, अब चाहो तो कराओ, नहीं चाहो तो मत करो, लेकिन कंपलसरी है नहीं है। डीड भी रहा बात कि आप ऑरल बनाओ या रिटर्न बनाओ, गवर्नमेंट लॉ को कोई इंटरफेयर की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप रिटर्न में डीड बनाते हो तो इन फीचर्स में आपको बेनिफिट क्या मिलता है? अगर पार्टनर डिस्प्यूट हो गया, कोई पार्टनर अपना मनमौजी करने लगा, अपने पावर का दुरुपयोग करने लगा, तो आप उस पोजीशन में लॉफुल सपोर्ट तभी मिलेगा जब आपके पास रिटर्न वे में एग्रीमेंट होगा। तो वहाँ जाओगे तो जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है वो आपको इम्प्लीमेंट होगा, वो अप्लाई होगा। अदरवाइज आपका फालतू बात सुनने का टाइम वहाँ पे जज के पास नहीं होगा। तो अगर डीड लिखा हुआ तुम ऐसे भी नहीं जाओगे कोर्ट में, केस करोगे नहीं, कि जो डीड में लिखा उसको फॉलो करना होगा। सुन रहे बात? लेकिन अगर अच्छा डीड में क्या क्या होता है? फर्म का नाम, पार्टनर्स का नाम, पार्टनर की एड्रेसिंग, पार्टनर के द्वारा लगाया गया कैपिटल, कौन कितना पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, और अगर कोई पार्टनर एक्टिव पार्टनर है, हम पढ़ाए थे 11 में, एक्टिव पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, उसी में बताए थे हम लोग, होल्डिंग आउट और स्टेबल पार्टनर, सब पार्टनर, है ना। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर होते हैं। तो आपका किस टाइप के पार्टनर हो वो भी डीड में क्या होता है? लिखा हुआ होता है। अगर कोई पार्टनर एक्टिव पार्टनर है, एक्टिव पार्टनर का मतलब क्या हुआ? जानते हो एक्टिव पार्टनर का मतलब किसको बोलते हैं? हाँ,
हाँ, एक्टिव पार्टनर मतलब हुआ पैसा भी लगाया है और फर्म के अंदर जो भी क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज है, उसमें एज पर एबिलिटीज वो काम को भी परफॉर्म करने का एग्रीमेंट किया है। अब रहा कि एग्रीमेंट विदाउट चार्ज कर रहा है, कुछ न कुछ ले रहा है, अगर एग्रीमेंट के अंतर्गत उसके सर्विस के बदले में कुछ पे, मान लो हम अकाउंटिंग टीचर है, अकाउंट्स का नॉलेज है हमको, अपने फर्म का अकाउंटिंग करना है, तो हम बाहर के प्रोफेशनल क्यों बुलाएंगे, हम खुद अकाउंटिंग करेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट जो लगाएंगे बदले में कुछ न कुछ तो चार्ज करेंगे। और अगर चार्ज करेंगे, अगला पार्टनर उसको एग्री हो गया तो एग्रीमेंट बोलेंगे। तो कितना पैसा होने देना एग्रीमेंट में होगा वो भी डीड में लिखा हुआ होगा। पार्टनरशिप कितने वर्ष के लिए किया गया है वो भी लिखा हुआ होगा एज पर एग्रीमेंट। अगर मान लो 5 साल के लिए है तो 5 साल के बाद अगर चाहेंगे व्यापार को फिर से बढ़ाना है, आगे ले जाना है, तो रिन्यूअल करना पड़ेगा। अदरवाइज 5 साल के बाद अपने आप ऑटोमेटिकली क्या माना जाएगा, उसको डिसॉल्व। ठीक है, तो ये सब डीड में लिखा हुआ होता है। डीड में तो यहाँ तक लिखा रहता है कि फ्यूचर में कोई एक्सपेक्टेशन, मान लो कोई पार्टनर ही वांट टू टेक रिटायरमेंट के वक्त संपत्ति का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होगा, वो भी डीड में लिखा हुआ होता है। अगर कोई पार्टनर इन फ्यूचर में एडमिशन लेगा तो एडमिशन तभी को, नया एडमिशन का मतलब क्या होगा, नया पार्टनर फर्म एंटर करेगा, तो नया पार्टनर फर्म एंटर करने का मतलब है कि अदर पार्टनर की सहमति होनी चाहिए। अदर पार्टनर की सहमति होगा तो नया पार्टनर एडमिट होगा, अगर सहमति नहीं होगा तो नया पार्टनर एडमिट नहीं होगा। कोई रिटायरमेंट भी लेता है तो पहले पार्टनर को नोटिस देना होगा। ऐसा नहीं कि हम लोग पार्टनर है, कल से आना बंद कर दिए, कल से आना बंद कर दिए और आपके एब्सेंट में कुछ ऑकरेंस हो गया तो अब उसमें जिम्मेदारी आपकी होगी, तो क्या आपको इस लॉस की भरपाई करना होगा। तुम बोलोगे हम तो थे नहीं, हम तो रिटायरमेंट ले लिए, क्या पूर्व रिटायरमेंट लिए, तो आपको पहले नोटिस देना होगा। समझ रहा ना, 5 साल का मान लो फर्म है, अब 3 साल के बाद मुझे लगता है कि आई वांट टू टेक रिटायरमेंट, तो आपको इसकी सूचना आपको पार्टनर को क्या करना होगा, देना होगा। यानी जो भी काम करना होगा पार्टनर आपको जबरदस्ती नहीं करेगा, नहीं रहना ही पड़ेगा, लेकिन आपको इसकी नोटिस पार्टनर को देना होगा। उस पर्टिकुलर डेट को जिस रिटायरमेंट लोगे ना, सारा अकाउंट ऑफ बुक्स क्लोज करना पड़ेगा, उसके नाम का जितना पूंजी है, प्रॉफिट है, सब सेपरेट करना होगा। फिर बाकी जो पार्टनर बचेगा, उस दिन के बाद कुछ ऑकरेंस होता है फर्म के अंदर, उसकी जिम्मेदारी पार्टनर्स की होगी। कौन पार्टनर का, जो फर्म के अंदर है, दे आर कॉल्ड कंटिन्यूइंग पार्टनर। क्या बोलते हैं उसको, जो चला गया, ही इज कॉल्ड आउटगोइंग पार्टनर, आई मीन टू से रिटायरिंग पार्टनर। लेकिन जो फर्म में एग्जिस्ट है, जो फर्म को आगे कंटिन्यू करेगा, दे आर कॉल्ड कंटिन्यूइंग पार्टनर। ठीक है, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर के रिलेशन में क्या चेंजेस आएगा, डेफिनेटली है। कल प्रॉफिट 4 लोगों में बढ़ता था, अब 3 लोगों में बटेगा ना रे। और जो पार्टनर जाएगा उस दिन तक का अपना प्रॉफिट लेके जाएगा, उस दिन तक का पूंजी लेके जाएगा, उस दिन फर्म के वैल्यू निकलेगा, गुडविल मार्केट में ब्रांड वैल्यू कितना है, क्योंकि उसके बाद आज के बाद वो चला जाएगा तो उसका हिस्सा कौन लेगा, जो पार्टनर कंटिन्यूइंग पार्टनर है। तो जो उसके हिस्से को खरीदेगा, मान लो आकाश मेरा पार्टनर है, हम रिटायरमेंट कर रहे हैं, 20% का पार्टनर है हम, आकाश को, आकाश तुम 20% का मालिक बन जाओ, मेरा हिस्सा कौन लेगा, वो तो आकाश को उसके बदले में एक प्रीमियम देना पड़ेगा। गुडविल तो उस दिन गुडविल कितना लेगा, तो पूरे फर्म का निकालेगा, फर्म की गुडविल मान लो 1 लाख है, उसमें मेरा हक कितना है, 20%, 20,000 रुपया। अब मेरा हक कौन खरीद रहा है, आकाश, तो आकाश को पे करना होगा 20,000 रुपये हमको। लेकिन मान लो आकाश भी और सिर्फ दोनों मिलकर लेगा, फिर इक्वल मेरी 20% को, तो अगर मान लो 20,000 गुडविल का तो 10,000 ये देगा, 10,000 ये देगा, तब मेरा राइट तुम दोनों के बीच में क्या होगा, बढ़ जाएगा। आने वाले समय में तुम दोनों का प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, बढ़ जाएगा। एंड वन हू सैक्रिफाइस ही हैज राइट टू गेट प्रॉफिट। जो सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, जो पार्टनर जा रहा है, अपना पोजीशन छोड़ के जा रहा है, वो उसके बदले मनी वैल्यू निकालेगा। आपको क्या करना होगा, जो उसके पोजीशन को टेक ओवर करेगा तो उसका गेन होगा, जो जा रहा है वो क्या हुआ, सैक्रिफाइस होगा। उस पर किसी पार्टनर का डेथ हो जाएगा तो डेथ होने के बाद उसका जो लीगल मेंबर होता है, उसको लीगल हेड बोलते हैं, वो वहाँ का उत्तराधिकारी बन सकता है अदर पार्टनर चाहेगा तो। हम टर्म बताए थे ना, एक माइनर भी पार्टनर बन सकता है अगर पार्टनर एग्री है तो। ठीक है, और लेकिन उसमें बताए थे टर्म एंड कंडीशन क्या, कि अगर फर्म को लॉस हो गया तो लॉस में वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो यही सब कुछ टर्म्स है, लॉ है, जब हम अपने से कुछ सेंटेंस बनाकर नहीं डाल सकते। मेरा काम क्या है, उस लॉ को अच्छे से एक्सप्लेन करना, बताना। डीड के बाद इंपॉर्टेंस बताएं, डीड होने से क्या होगा, फ्यूचर्स पार्टनरशिप फर्म का बहुत ही कॉन्फिडेंस से कैसा चलता है, जब डर बना रहेगा कल कहीं इसका मूड नहीं खराब हो जाए, तो उस पोजीशन में कैसे जस्टिफाई होगा। तो डीड रहेगा तो टेंशन फ्री हो, कोई कितना ही दबंग क्यों नहीं है, जो डीड में लिखा हुआ है उसको क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि डीड को फॉलो करना होगा। लेकिन कभी कभी अंडरस्टैंडिंग इतना मजबूत होता है ना कि डीड की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, और लॉफुल कंपलसरी है भी नहीं। तब वहाँ पर अगर डिस्प्यूट होता है इन फ्यूचर्स में, तो 6 चीज़ याद रखना। अगर डिस्प्यूट हो जाएगा तो क्या क्या होगा, तो नंबर 1, इन द केस ऑफ अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर डीड नहीं है तो जो भी प्रॉफिट या लॉस फर्म के अंदर हुआ है वो सारे पार्टनर्स में इक्वली बटेगा। क्या बटेगा, इक्वली। नंबर 2, अगर कोई एक्टिव पार्टनर था और अभी तक मान लो 5 साल से उसको एक लमसम अमाउंट एज ए रिवार्ड सैलरी के रूप में दिया जा रहा था, या सैलरी हो, कमीशन हो, बोनस हो, किस लिए, वो जो सर्विस दे रहा था फर्म को उसके बदले में। और आज देखिए पार्टनर, अदर पार्टनर उसको बोलता है नॉट एक्सेप्टेबल, हम सैलरी नहीं पे करेंगे। तो जो पार्टनर को रिवॉर्ड मिलता आ रहा था अब वो मिस कर जाएगा कि लॉ उसको परमिशंस
नहीं देता है। लॉ बोलता है अगर डीड नहीं है, प्लीज़, क्या बात है, नहीं मन लग रहा है, तुम देखो 2-3 बार मुंह फाड़ चुका, तो ये कहानी नहीं है सर। हम डायरेक्ट आके सवाल बता सकते थे कि ये सवाल पढ़ो, नोट कर लो। तोता बनने से कोई फायदा नहीं है, बिना लॉ नहीं जानोगे तो हर सवाल में हमको पूछना पड़ेगा, सर इसको कहाँ भेजे, क्या तो बताया पॉइंट। अगर डीड नहीं होगा तो तुम लोग गौरव क्या बोल रहे हैं, अगर डीड नहीं होगा तो क्या क्या होगा, तो उंगली पर याद रख, अगर डीड नहीं होगा तो फर्म में जो भी ऑकरेंस हुआ होगा, प्रॉफिट या लॉस, इक्वली क्या होगा, पार्टनर में बटेगा। नंबर 2, पार्टनर्स, किसी भी पार्टनर को उसके सर्विस के बदले में नॉट ए सिंगल प्राइस, एक पैसा भी अलाउड नहीं। पहले क्या मिलता था, मारो गोली, पहले मिलता था, सब लोग एग्री था, आज सारे लोग आपके अगेंस्ट हो गया तो आपको लॉफुल एक्शन नहीं ले सकते। लॉ बोलता है कि अगर डीड नहीं है, यू हैव नो राइट टू टेक एनी रेम्युनरेशन। नंबर 3, अगर पार्टनर्स ने पूंजी प्रोवाइड किया है और एग्रीमेंट हुआ तक ईच एंड एवरी पार्टनर हैव टू अलाउड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी तक मिलता आ रहा था 10%, 5% ऑरली, लेकिन अगर डीड नहीं है तो अब वो भी नहीं मिलेगा, किसी भी पार्टनर को उसकी पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। नंबर 3, अगर पार्टनर्स रिक्वायरमेंट पड़ने पर फर्म से पैसा विड्रॉ करता है, इसको ड्राइंग्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्राइंग, तो ना पूंजी पर इंटरेस्ट अलाउड होगा, ना ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ना फर्म आपसे इंटरेस्ट लेगी, ना आपको फर्म इंटरेस्ट देगी। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आपने फर्म को लोन दिया है, क्या किया है, होता है ना, जरूरत पड़ गया, फर्म का फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया तो बाहर जाएगा, एक्सटर्नल सोर्स से, बैंक से लेगा, थर्ड पार्टी से लेगा, तो पार्टनर वाला आई विल फाइनेंस, तो पार्टनर जो फाइनेंस करेगा उस समय 10% एग्रीमेंट पे जो है वो ब्याज पे वो फर्म को लोन दिया था, लेकिन भरवली एग्रीमेंट था, सारा पार्टनर्स उसमें एग्री था। लेकिन आज पार्टनर एग्री नहीं कि नहीं 10% नहीं देंगे, मार्केट में 6% अवेलेबल है, 8% अवेलेबल है, तो बोला नहीं, तो फिर कोर्ट बोलता है, लॉ बोलता है, ये लॉ आपको पता है कि अगर डीड नहीं है तो भी पार्टनर को ब्याज मिलेगा, लेकिन एज पर एग्रीमेंट नहीं, एज पर लॉ, और मैक्सिमम लिमिट हो सके ना 6%, 6% इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। कब, अगर डीड नहीं है तो भी ब्याज मिलेगा। नंबर 1 अभी बता रही इंटरेस्ट। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना विवेक की, पार्टनर को जरूरत पड़ गया पैसे का, वो ड्राइंग नहीं किया, पूंजी है ही नहीं, उसे बहुत कम पूंजी है, वो फर्म से लोन लिया, तो फर्म भी ब्याज चार्ज करेगी, लेकिन डीड नहीं है तो फर्म ब्याज चार्ज नहीं करेगी। लेकिन अगर फर्म लोन ली है तो ब्याज देना ही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोले, क्या बोले, इंपॉर्टेंट बात बोलो तो, चाहे डीड हो, लेकिन मैक्सिमम रेट कितना परसेंट, 6%। लेकिन अगर डीड नहीं है और कोई पार्टनर लोन लिया है तो फर्म उसे ब्याज चार्ज नहीं करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं। और दूसरी चीज़ याद रखना, जो जनरल अवेयरनेस की बात है, अगर हम पार्टनर हैं, फर्म के प्रॉपर्टी से कोई इनकम हम कमाए हैं बिना किसी को बताए, और इनकम हो गया, तो मेरे बाबूजी का पैसा नहीं होगा, वो फर्म का इनकम होगा, उस पर सारे पार्टनर का राइट है। लेकिन जस्ट इसका रिवर्स क्या है जानता है, अगर बिना पूछे उस फर्म के एसेट्स का, गुडविल का यूज़ कर लिया, लॉस हो गया, बेटा अपने पॉकेट से भरो तुम। तो 2 चीज़ बताए कि अगर आपने फर्म की प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी नहीं, फर्म के कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उसके किसी बेनिफिट का, उसके किसी एसेट से आपने बिजनेस किया बिना पार्टनर के कंसेंट से और प्रॉफिट हो गई, तो प्रॉफिट पे आपका अकेला नज़र नहीं होगा, वो प्रॉफिट फर्म का होगा, और फर्म का प्रॉफिट होगा तो सारे मेंबर में बटेगा। लेकिन जस्ट निगेटिविटीज, अगर लॉस हो गया और पार्टनर आपके समर्थन में नहीं था, आपने बिना बोले किया है, तो उस लॉस के भरपाई अकेले करना, प्रॉफिट होगा सब बांटेगा, अगर लॉस हो गया तो सिंगल, तो वो किताब में नहीं मिलेगा। इस डायलॉग को याद रखना, जो इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। डीड नहीं होगा, अब तुम बताओ आकाश क्या क्या बोले डीड नहीं होगा तो, उंगली पे, पहला यस, प्रॉफिट हो गया, लॉस अंडरस्टूड है, ठीक है। नंबर 2, एक पैसा भी रेम्युनरेशंस नहीं दिया जाएगा, चाहे फिजिकल काम करता हो या मेंटल वर्क करता हो, स्किल सर्विस देता हो, उसको एक भी रिवार्ड उसके सर्विस के बदले में नहीं मिलेगा। नंबर 3, अगर वो फर्म को लोन दिया है पार्टनर, और अगर डीड नहीं है तो भी उसको ब्याज मिलेगा, कितना परसेंट, 6%। याद रखना, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, मस्ट बी अलाउड मैक्सिमम कितना परसेंट, 6%, है ना। फिर नंबर नेक्स्ट जो भी होगा, नंबरिंग जो भी उल्टा पुल्टा सकता है, अगर पहले पार्टनरों को पूंजी पे ब्याज मिलता आ रहा था, है ना, लेकिन अभी डिस्प्यूट हो गया है, आपस में मतभेद हो गया है, तो एक पैसा भी पूंजी पे ब्याज अलाउड नहीं होगा, ठीक है। नंबर लास्ट में नेक्स्ट बता रहे हैं कि अगर ड्राइंग भी किया है, ड्राइंग पहले इंटरेस्ट फर्म चार्ज कर रही थी, लेकिन डीड नहीं है तो उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं होगा। ये 5 चीज़ याद रखना, ये तब होगा जब कोई लिखित रूप में आपके पास डीड नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ पढ़ाए भी होंगे 11th में, फिर से रिकॉल कर दिए। अब डीड में क्या क्या होता है, तो सारे इस बोलते हैं ना, मेरा आई कार्ड है सर, बोलते हैं मेरे आधार कार्ड है सर, तो हर आधार कार्ड में, आधार कार्ड का मतलब क्या है, आप नागरिक हो यहाँ का, ऐसा बात नहीं। आधार कार्ड का मतलब होता है कुछ अलग, यूनिक कोड है कि आप इंडियन रेसिडेंस में आते हो, निवासी हो, तो उस पोजीशन में याद रखना, स्कूल में आई कार्ड होता है, एग्जाम में एडमिट कार्ड होता है, जितना जरूरत चाहिए आपके डिपार्टमेंट को उतना इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ रहता है। उसी प्रकार
पार्टनरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन करना है। इस पार्टनरशिप फर्म का नाम है राम एंड सन्स। भाई कौन कौन पार्टनर है, तो रावण भी पार्टनर है, शाहरुख भी पार्टनर है, सलमान भी पार्टनर है, वो कहाँ लिखा रहेगा डेट में, ठीक है। कौन कितना पैसा लगाया वो भी कहाँ लिखा रहेगा डेट में, ठीक है। कौन पार्टनर कहाँ से बिलोंग करता है, वो इंडियन रेसिडेंट है या नहीं है। हो सकता है कि दुबई में रहने वाला आदमी को पैसा लगा दिया हो जो इंडियन रेसिडेंट नहीं है, तो वो पैसा क्या वो हवाला के थ्रू तो पैसा नहीं आया है, नहीं इलीगल पैसा तो नहीं, कहीं डिमांड कर रहा हो और पैसा कहाँ लगा दिया, इंडिया में। तो ऐसा नहीं, क्योंकि आप लीगल पार्टनरशिप बिजनेस लीगल परमिशन मिलता है, तो आप ऐसा कोई भी ब्लैक मनी उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ऐसा किसी व्यक्ति को आप इन्वॉल्व नहीं कर सकते जो हमारे देश के लिए वो डिस्क्वालीफाई है या देशद्रोही के नाम में आ गया है, तो उसका पैसा आप यूज नहीं कर सकते। कुछ लॉ है सर, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसको फॉलो करना होगा, ठीक है ना। अब देखो इसमें फाइनल अकाउंट कैसे बनता है। फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फाइनल अकाउंट क्यों बनाते हैं, टू गेट द रिजल्ट। बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में, हर व्यापार का उद्देश्य क्या है, यह जानना कि व्यापार प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो वो जानने के लिए फर्म के बुक को क्लोज करेगा, वो एक पीरियड होता है जिसको बोलते हैं हम लोग अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं, अब मान लो बहुत करोड़ों में टर्नओवर है, तो तुम साल के अंत में नहीं करोगे क्लोज, हर 3-3 महीना पे करोगे, क्योंकि साल में करोगे तो जो भी स्कैम की जानकारी कब मिलेगी, साल के अंत में, तो बहुत लफड़ा हो जाएगा। तो हर 3-3 महीने पे क्या होता है, बुक क्लोज करते हैं, लेकिन फाइनली क्लोज तो होगा कब, वो जैसे कैसे बोलते हैं 16 सब्जेक्ट है सर, एक ही बार एग्जाम देगा, बच्चा कंफ्यूज कर जाएगा। हाँ 16 पेपर का एग्जाम एक ही बार दोगे, तो क्या सेमेस्टर वाइज कर देता है कि 16 सब्जेक्ट है, 3-3 महीना पे नाम देना, 4-4 महीना पे, 3-3 महीना पे 4 बार होगा एग्जाम, 4-4 सब्जेक्ट देगा। इससे क्या होगा, बर्डन भी कम होगा और प्रेशर भी कम पड़ेगा, एग्जाम प्रॉपरली जाएगा। तो सिस्टम वही है। अगर टर्नओवर बहुत ज्यादा है, बड़ा बड़ा कंपनी टर्नओवर क्या करता है, 3-3 जैसे बैंक की बात करते हो, 3-3 महीना पे अकाउंटिंग करता है, फिर लास्ट रिजल्ट शो करता है कि कितना टोटल प्रॉफिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर कितना हुआ। तो फर्म भी फाइनेंशियल ईयर चाहे 12 महीना, चाहे जनवरी दिसंबर हो या अप्रैल टू मार्च हो, इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियल ईयर हम लोग अप्रैल टू मार्च लेते हैं। लेकिन बिजनेसमैन फ्री है, मेरा इच्छा होगा कि हम जनवरी से दिसंबर में बुक क्लोज करें, डजंट मैटर। मेरी इच्छा होगा कि दिवाली में फाइल चेंज करें, दिवाली में बुक क्लोज करें, डजंट मैटर। लेकिन सरकार को जो रिटर्न फाइल करेंगे ना सर हम, वो अप्रैल टू मार्च तक का इनकम को शो करना होगा। आप कब बुक क्लोज कर रहे हो उससे मतलब नहीं। मेरा सर क्लोजिंग गणेश पूजा दिन करता है, आप करो ना गणेश पूजा के दिन, लेकिन सरकार को जो हिसाब देंगे, रिटर्न फाइल करेंगे, वो अप्रैल टू मार्च तक का। तो इसकी फाइनल अकाउंट अंतिम खाता का मतलब हुआ पूरे साल का जो ऑकरेंस हुआ, क्या बिका है, क्या एक्सपेंसेस हुआ है, कितनी प्रॉफिट हुई है, कौन प्रॉफिट किसको बटेगा। तो जो प्रॉफिट देखो, ट्रेडिंग से क्या निकलता है, पढ़ा होगा 11 में, ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, पीएल से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अब एक नया चीज हो क्या कि 3 चीज बनता है इसे देखो। पहला क्या बोले, ये बनाना पड़ेगा तुमको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर बनता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बोले, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद बनता है कैपिटल अकाउंट। किसका कैपिटल, यस पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है ना। और फिर लास्ट में क्या बनता है, बैलेंस शीट। हम सब एक एक करके बताएंगे, लेकिन ट्रेडिंग के बारे में बताना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको ट्रेडिंग पता है कि ट्रेडिंग से क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट या और कुछ हो सकता है ग्रॉस लॉस, ठीक है। इससे क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अब रहा यहाँ के बारे में जानते थे सर हम पहले भी, ये भी कौन अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। ये भी कौन अकाउंट है, नॉमिनल। एक नया वर्ड आया है, क्या नाम है इसका, पीएल एप्रोप्रिएशन। इसको बोलते हैं लाभ नियोजन खाता हिंदी में, वो ज़्यादा टफ है, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है उसमें। इसको बोलते हैं लाभालाभ खाता, लेकिन उतना ज़्यादा शुद्ध हिंदी बोलने इधर नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो कैपिटल अकाउंट, इसमें 2 केसेस है, बताएंगे केस के बारे में, केस 1 और केस 2। तो ये तो नॉलेज में है कि ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। इससे निकलता है नेट प्रॉफिट नेट लॉस। हम लोग सोल ट्रेडिंग में नेट प्रॉफिट को कैपिटल में जोड़ते थे, क्योंकि इकलौता मालिक होता था, चाहे मेल हो या, देखिए मालिक तो कम से कम 2 है, मैक्सिमम 50, लेकिन कम से कम तो 2 है ना, बिना 2 का तो पार्टनरशिप स्टार्ट ही नहीं होगा यार। तो जो प्रॉफिट पार्टनर को बटने वाला है, उस प्रॉफिट को बोलते हैं सर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। एंड वो प्रॉफिट जो पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेबल, जो एबिलिटी रखता हो डिस्ट्रीब्यूट करने का, जो लाभ पार्टनर को बीच में बटेगा,
उसको क्या बोलेंगे हम? विभाजन योग्य लाभ। क्या बोलेंगे? विभाजन योग्य या डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। वो कहाँ से निकलता है? पीएल एप्रोप्रिएशन से। ये क्यों बनाते हैं? टू गेट द रिजल्ट एज ए नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। लेकिन इसके बाद का नेट प्रॉफिट को हम लोग डायरेक्ट पार्टनर में नहीं बांटते हैं। नेट पीएल अकाउंट में दो पक्ष होता है सर, डेबिट और क्रेडिट। जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है एंड अदर लॉसेस वो कहाँ लिखते हैं? पीएल के डेबिट साइड में। जितना भी इनडायरेक्ट इनकम है और अदर इनकम, इनडायरेक्ट इनकम कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड में। एक डायरेक्ट एक सेल जो इनकम होता है वो खाली ट्रेडिंग में लिखते हैं। बाकी उसके अलावा जो भी इनकम होता है, स्क्रैप बेच के, रद्दी बेच करके, कमीशन मिला, वो सब कहाँ लिखते हैं? पीएल में। तो पीएल का दो पक्ष होता है, डेबिट और क्रेडिट। सारा एक्सपेंसेस शुड बी चार्ज। इसको एक वर्ड बोलते हैं शिवम, चार्जेस। चार्जेस का मतलब होता है इट कांट वेट योर प्रॉफिट। आपका प्रॉफिट हो या लॉस, मान लो आकाश इज माई एम्प्लॉइज, उसको सैलरी देना है 1000 पर मंथ, तो 12 महीने में कितना? 12,000। प्रॉफिट 8,000 है। तो इसको बोला क्या मतलब सर 8,000 प्रॉफिट हो या 50,000 प्रॉफिट हो, आई विल चार्ज 12,000 रुपीज। माने दैट पर्सन कांट वेट योर प्रॉफिट। किसी को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट। अरे आप पार्टनर थोड़ी होंगे, प्रॉफिट हो तो मुँह लटक जाएगा आपका। हाँ, थोड़ा टेंशन होगा कि देखो पैसा नहीं अगले महीना, लेकिन देना तो पड़ेगा हमको, नहीं देना पड़ेगा। तो जो चीज़ आपके प्रॉफिट में से नहीं दी जाता, प्रॉफिट हो या ना हो, यू हैव टू चार्ज। उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? लेकिन जो प्रॉफिट में से करते हैं, लाभ में से प्लान करते हो, तो जो प्लानिंग, जो योजना आप प्रॉफिट पे बेस्ड है, इट वेट योर प्रॉफिट्स। प्रॉफिट होगा तो वो होगा, नहीं होगा तो जैसे क्या सुना इसमें क्या दिखाते हैं? एक्सपेंसेस। एक्सपेंस का मतलब चार्जेस। इट कांट वेट योर प्रॉफिट। चार्ज का मतलब होता है जो आपका व्यापार में प्रॉफिट हो या लॉस हो, उससे कोई मतलब नहीं है। खर्च है तो खर्च है भैया, और खर्च तो पीएल के डेबिट में आपको लिखना पड़ेगा। समझे ना? अब रहा कि सर एम्प्लॉय का सैलरी कहाँ जाएगा? पीएल में। रेंट कहाँ जाएगा? पीएल में। तो रेंट क्या मकान मालिक को तुम प्रॉफिट देख के दोगे? प्रॉफिट होगा तो रेंट मिलेगा, प्रॉफिट नहीं हो रहा है। हम अपना क्लासरूम मान लो किराए पे चला रहे हैं, तो मकान मालिक को बोलेंगे क्या? देखिए कोचिंग चलेगा तो किराया देंगे, अदरवाइज बोलेगा आप मेरे पार्टनर हैं क्या, आपका कोचिंग चले या ना चले। अब लॉस में रहता होगा, तुम ताला लगा चल लो घर, या क्लास मत करो, खाली सुतने का काम करो वहाँ पर, तो किराया नहीं देखो क्या? नहीं सर 10 ही दिन में हम सोए हैं, 20 दिन पढ़े हैं, 20 दिन का किराया देंगे, ऐसा नहीं है। आपका पढ़ो या ना पढ़ो उसको लेना देना नहीं है। तो जो चीज़ आपके प्रॉफिट से मैच नहीं करता, प्रॉफिट हो या ना, उस कंडीशन में आपको देना ही पड़ेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। उसको बोलते हैं चार्जेस। क्या बोलते हैं? चार्जेस। लेकिन जो प्रॉफिट पे डिपेंड करता है, प्रॉफिट पे निर्भर करता है, उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। तो ये क्यों बनाते हैं? इसका बनाने का मेन मकसद है कि जो लाभ पार्टनरों के बीच में बढ़ता है उसको बोलते हैं वितरण योग्य लाभ। आई मीन टू से इन द इंग्लिश वर्ड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। वो प्रॉफिट कहाँ से निकलता है? पीएल एप्रोप्रिएशन से। तो कुछ इसमें एप्रोप्रिएशन है जो करना पड़ता है। जैसे क्या? पार्टनर को कुछ देना है हमको, क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, वो एक्सपेंस कहलाएगा, वो कहाँ जाएगा? पीएल के डेबिट में। लेकिन पार्टनर को इंटरेस्ट देना है, ये कहलाएगा एप्रोप्रिएशन। इसका मतलब यही हुआ भाई मेरे, अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ तो डीड रह के भी ब्याज मिलने वाला नहीं है। यानी इसका मतलब हुआ प्रॉफिट होगा तो उसको ब्याज मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो सबसे तो तुमको इसी पे फोकस करना है। इससे क्या निकलता है? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, या क्या निकलेगा? लॉस। और इसको निकालने के लिए जो भी पार्टनर के साथ एग्रीमेंट हुआ है, क्या क्या एग्रीमेंट बताया? अगर कोई एक्टिव पार्टनर है तो सैलरी मिल सकता है, बोनस मिल सकता है, कमीशन मिल सकता है, तो डीड में लिखा होगा। ये भरवली है, कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ है सर हम लोग में, लेकिन बाई चांस वेरी बैड लक लॉस हो गया इस बार, तो लॉस हो गया तो नॉट ए सिंगल पाई शुड बेल हो। जब प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो एप्रोप्रिएशन होगा ही नहीं। हम बोलते हैं सर कि हम डॉक्टर बनेंगे तो आपको मेडिकल का एंट्रेंस क्वालिफाई करना होगा, डेफिनेटली करना होगा। डी में पढ़ना होगा सर, CUT क्वालिफाई करना होगा। अगर आप प्राइम मिनिस्टर का बेटा उसे लेना था ना, नहीं है करने, मतलब जो सबके लिए वो तो करना ही होगा ना। हम बोले कॉमर्स पढ़े हैं, सर्जन बन गए, मजाक में, ऐसा हो ही नहीं सकता सर। आपको मेडिकल तो कंप्लीट करना होगा ना, जिसको प्रोसेस है, जगह आप डॉक्टर बनिएगा, तो सबका एक प्रोसीजर है। तो कहने मतलब जब तक प्रॉफिट नहीं होगा पार्टनर को ना कोई सैलरी मिलेगा, ना कमीशन अलाउड होगा, ना इंटरेस्ट अलाउड होगा। ठीक है ना? सुन रहा है ना? लेकिन लोन की बात बताया, लोन कहाँ दिखाओगे? इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स का लोन, पार्टनर का लोन दिया है उस पर ब्याज है, डीड नहीं भी तो देना पड़ेगा 6% देना पड़ेगा। मतलब जानते हैं सर, प्रॉफिट हो या लॉस है तो यहाँ नहीं, कहाँ दिखाना होगा उसको? यहाँ। लेकिन वही पार्टनर का पूंजी लगाया है तो उसका ब्याज तभी देना होगा जब डीड होगा, पहला बात, या डीड नहीं भी होगा तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, सब लोग ले रहा है दो, लेकिन प्रॉफिट होगा तब, नहीं होगा तो नहीं। क्या बोले बोलो तो? हाँ, देना जब पड़ेगा मतलब चार्जेस हो गया, देना का मतलब चार्ज है। चार्जेस का ट्रीटमेंट कहाँ होता है? पीएल में। लेकिन जो चार्जेस नहीं, एप्रोप्रिएशन मतलब लाभ में से करो, नहीं लाभ होगा तब देंगे। बोलते पिकनिक पर ले जाएंगे जब हमको बोनस मिलेगा, तो पिकनिक डिपेंड किस पे कर रहा है? बोनस नहीं मिला तो पिकनिक के बारे में भूल जाओ तुम,
सुनना बात को। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जो काम आप तो 5 याद रखना, पार्टनर का जो भी रिवार्ड होगा जो सर्विस के बदले में, वो कहाँ ट्रीटमेंट होगा? पीएल एप्रोप्रिएशन में, ठीक है। पार्टनर की पूंजी पर जो ब्याज होगा कहाँ होगा? पीएल एप्रोप्रिएशन में। पार्टनर पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगा फर्म, वो भी कहाँ करेंगे? पीएल में। नहीं इनकम होगा फर्म के लिए, वो पीएल से क्रेडिट साइड में, ठीक है ना। जो ये पार्टनर के पीछे बटेगा वो सब पीएल एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि यहीं से निकलता है कौन सा प्रॉफिट, जो पार्टनर में क्या करेंगे? बटेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बोलने जा रहे हैं वो क्या है कि जितना प्रॉफिट होता है ना, हर आदमी के लाइफ में सीखना चाहिए। अगर आपको घर से 5,000 मिलता है तो बेटा 5,000 को चाट मत जाओ, उसमें कुछ ना कुछ बचा कर रखो, उससे अगले महीने भेजने में लेट हो जाएगा गार्जियन को। अचानक तुम बीमार पड़ जाओ, भगवान न करे, ऐसा हो सकता है, फ्यूचर तो अनसर्टन है। तो आदमी जितना कमाता है ना, कि 500 पर डे कमाता है, तो कुछ ना कुछ सेविंग करता है। कि भविष्य को कोई देखा नहीं है। कौन देखा था कि अमेरिका से कंट्री बोलता था कि 7 दिन में ईरान को समेट देंगे, 1 महीना हो गया। रशिया से कंट्री जो है सोवियत संघ टूटने के बाद भी अमेरिका को टक्कर देता है, वो बोला था कि यूक्रेन को सप्ताह भर क्या 4 दिन मेरे लिए काफ़ी है, आज 5 साल होने वाला है। तो फ्यूचर्स कुछ चीज़ आप सोचते हो आपके अगेंस्ट हो जाता है। अब इस रशिया से कंट्री को 150 टन सोना बेचना पड़ा, पॉलिसी जो भी हो, तो वो खरीदा था, क्या कर रहा है? इस पोजीशन में बेच रहे, क्योंकि लगातार युद्ध करते करते इकोनॉमिकली डैमेज होता है। अमेरिका की स्थिति वही हो रहा है अभी डिपेंड क्या है कि रॉयल कंट्री है, अपना बॉन्ड इशू करेगा, लोग क्या करेगा? उसमें इन्वेस्ट करेगा, हमारे से कंट्री को खरीदेगा, क्योंकि पता है अमेरिका ऐसे अमेरिका नाम नहीं पड़ा, रियल में अमीर है, उसके बाद बहुत सारे सिक्योरिटीज है, गोल्ड है, उसका अगर $1 है तो 99% उसके पास सिक्योरिटीज है। इसका मतलब है उसकी रिपोर्टेशन क्या है? हाँ, ये डॉलर की वैल्यू बढ़ने का कारण क्या है? लॉ ऑफ डिमांड पे डिपेंड करता है। वहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, हर लोग चाहता है कि डॉलर से ट्रांजेक्शन करेंगे, डॉलर का वैल्यू क्या होता है? बढ़ता है, डॉलर पर यूज हो जाता है। आपको बोलेगा आप हमको 100 रुपये दोगे तो अपने $1 देंगे, इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या हो गया? बढ़ गया। अगर सब कंट्री डिनाई करने लगे, आज अमेरिका को टेंशन क्यों है कि बहुत जगह उसका बजट खत्म हो रहा है, इसको डर फ्यूचर लग रहा है कल डॉलर के तक खत्म हो जाएगा, पॉन्ड आगे आ जाएगा, इंडियन करेंसी आगे आ जाएगा। बहुत सारा कंट्री क्या कर रहा है? इंडियन करेंसी में ट्रांजेक्शन करते हैं इंडिया के साथ। तो जहाँ हम डॉलर को डिमांड करते थे, पहले डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तब जाके इंपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। आज हमारा देश अपने करेंसी से इंपोर्ट कर रहा है, तो वहाँ डॉलर का डिमांड घटा ना, इस चीज़ का डर बना उसको, कल भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेरा वैल्यू घट नहीं जाए। तो ये सब जितना भी तुम फाइट देख रहे हो मिडिल ईस्ट डिस्टर्ब है। खैर हम पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल में नहीं जाएंगे, मेरा टॉपिक क्या है? पार्टनरशिप, ठीक है। तो ये याद रखना, ये भविष्य के लिए स्टोर करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग, जैसे इमरजेंसी फंड हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, ठीक है। मेरे यहाँ 100 वर्कर काम कर रहा है आशुतोष, तो सबका मेरा ड्यूटी होता है कि मेरे वर्किंग आवर में कुछ ना हो, अगर कुछ होता है उसकी जिम्मेदारी किसका है? तो उसके लिए एक फंड बना रखता है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन, क्या बोलते हैं। तो उसी प्रॉफिट में कुछ भविष्य के लिए स्टोर करते हैं। मान लो कोई घटना नहीं घटा, सारा एम्प्लॉइज फिट है तो बच गया, तो पार्टनर बस में फिर क्या करेगा? बांट लेगा। मान लो फंड डिजोल्व हो रहा है और वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड में 10,000 बचा हुआ है, तो पार्टनर बस में क्या करेगा? यानी पैसा आज ही मेरा है, भगवान न करे कल कुछ नहीं होगा तो पैसा भी किसका होगा? मेरा ही होगा। तो ये सारा काम कहाँ करेंगे? उसके बाद जो बचता है ना उसको क्या बोलते हैं? इस पर एक क्लास होगा बढ़िया से, ठीक है ना। उसके बाद ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा? पार्टनर्स में, तो पार्टनर्स कैपिटल कौन बनेगा? ठीक है, इसको नोट कर लो फिर इतना सा बात। उसके बाद अब देखें कैसा है, इसमें चिल्ला चिल्ली नहीं करना।